नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक की खबरों को देखेंगे। वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे। 20 दिसंबर तक के जो है प्रश्न ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका एनालिसिस भी दे रखा है। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस समय यूपी में लगातार जो है एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, आधारशिला रखी एक नए गंगा एक्सप्रेसवे। हालांकि ये पुराने गंगा एक्सप्रेसवे है, तो उसको फिर से जो है रिबिल्ड किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे एट विच प्लेस। तो आपको बताना है, सब जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में ये प्रश्न बन जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर जो है गंगा एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखी गई है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर होगा, इसकी लंबाई टोटल होगी। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। तो यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद का जुदापुर दांडू गांव तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। कई सारे जिलों को कवर करेगा, ऐसा माना जा रहा है। अगर ये बन के तैयार होता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो 594 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है ये बनेगा मेरठ से प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज तक। और इसका जो फाउंडेशन हुआ है, आधारशिला रखी गई है प्राइम मिनिस्टर देव जी के द्वारा, ये कहाँ रखा गया है, शाहजहांपुर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। अभी हमने पिछले हफ्ते देखा था जो है कि जर्मनी के चांसलर जो है चेंज हुए थे और नए नियुक्त हुए थे। इसी तरह से आपका ऑस्ट्रिया जो कि उसके बगल ही एक देश है, वहाँ पे एक नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। चांसलर एक तरह के प्राइम मिनिस्टीरियल टाइप का पोस्ट होता है। जो भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह जर्मनी ऑस्ट्रिया जैसे देशों में चांसलर होते हैं। तो इनका नाम क्या है, क्या नाम है इनका, कार्ल नरचामर। क्या नाम है, कार्ल नरचामर इनका नाम है। ठीक है, इसके पहले अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग हुआ करते थे, लेकिन ये इनको पद से हटाया गया है। ये पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और कार्ल नरचामर को इनको चांसलर बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है जो है जर्मनी के पास स्थित है। ठीक है, ये नाम है इनका। ऑस्ट्रिया के चांसलर है, नए बने हैं। कौन, इनका नाम है नेचामर। ठीक है, कार्ल नेहमर है, नेहमर, अच्छा नेचामर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेहमर। ठीक है, कॉल नेहमर किसका स्थान लेंगे, अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग भी अभी 2 महीने पहले ही नियुक्त हुए थे, कुछ कारणों से उनको हटाया गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आज का कि किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जैसे आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है, उसी तरह से बैडमिंटन का जो एसोसिएशन है उसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, इसके द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होता है। तो उस आयोजन में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन सिल्वर मेडल इन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो किसने जीता है, ये किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। किसने जीता है, किदाम्बी श्रीकांत ने ये जीता हुआ है। क्लियर है, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो आजकल उभर रहे हैं। ठीक है, युवा खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने जो है ये सिल्वर मेडल जीता, यानी फाइनल में इनकी हार हुई। फाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी ने हराया था, जिसे गोल्डन गोल्डन मेडल जीता, जिसने गोल्डन मेडल जीता उसने इनको हराया था। ठीक है, और सिंगापुर के खिलाड़ी थे। ठीक है, उनसे देखिए 15, 21, 20, 22 से हार गए। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उपक्रम, नेशनल एंटरप्राइजेज जिसे बोलते हैं, जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनको राष्ट्रीय उपक्रम बोला जाता है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है, विच नेशनल एंटरप्राइज हैज़ वन प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो किसको मिला है, तो देखिए ये सेल को मिला है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ये मिला हुआ है। ठीक है, देखिए सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड मिला है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, और हर साल ये दिया जाता है जिस भी संस्था ने पर्यावरण को मैनेज करने के लिए अच्छा काम किया होता है, एनवायरनमेंट को जो है
मैनेज किया होता है। इन्वायरमेंट मैनेज का मतलब देखिए देखिए सारी के सारी स्टील बनाते हैं, ठीक है, तो कोयला का इस्तेमाल होता है, उसको कैसे इन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। सेल की बात करें, भारत की स्टील बनाने की सरकारी कंपनी है, ठीक है, इसके जो है कहाँ कहाँ है भारत में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोकारो झारखंड, कहाँ पे है, एक मिनट, ठीक से ये प्रिंट नहीं हो रहा है, हाँ, तो कहाँ कहाँ है, बोकारो, सबसे पहले कहाँ है, बोकारो, बोकारो झारखंड, ठीक है, राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, पूछा जाएगा बच्चा इसलिए बता रहा हूँ, और राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद जो है आपको बता दें दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ, वेस्ट बंगाल, और लास्ट है आपका भिलाई, भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़, ठीक। तो ये चार प्रमुख स्थानों पर जो है क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और सेल ने क्या जीता है अभी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। पांचवा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीता, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन यूएन वीमेन अवार्ड 2021, रानी चौहान, दिव्या हेगड़े, श्वेता झा, रागिनी पटनायक, तो किसने जीता है, दिव्या हेगड़े जी ने जीता है। आइए देखते हैं क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया। दिव्या हेगड़े जी उडुपी कर्नाटक से आती हैं, ये इन्होंने जो है, इनको किस लिए अवार्ड मिला है, इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर विंस। ये देखिए एंटरप्रेन्योर का मतलब है ये नए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का मतलब नए कारोबार सेटअप करना, ठीक है, नौकरी ना करना, नौकरी पैदा करना। नए आइडियाज़ जिनके पास होते हैं वो अपने आइडियाज़ के थ्रू क्या करते हैं, नए बिजनेस सेटअप करते हैं। तो इन्होंने इस तरह से बिजनेस सेटअप किया कि जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पर्यावरण की दृष्टि से सही था, साथ ही साथ इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया। देखिए ये अवार्ड इसीलिए दिया जाता है जिस व्यक्ति ने जेंडर इक्वालिटी यानी कि महिला समानता की जो बात की जाती है, लैंगिक समानता की बात की जाती है, उसमें जिसने बढ़िया काम किया होता है। तो देखिए इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर विंस यूनाइटेड नेशन वीमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट टू द जेंडर इक्वालिटी। समझ में आया, तो बस ऐसे क्या किस क्षेत्र में दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसको मिला ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक। छठा क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 जीता, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ वन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021, जीओ यूनिवर्सिटी, टाटा यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। किसको मिला, देखिए ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया है, देख लेते हैं, ठीक। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ध्यान दीजिए कौन सा पुरस्कार जीता है, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर। इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज़ को बढ़ावा देना, डिजिटल का मतलब होता है आपको समझना है इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ें जो होती हैं उनको डिजिटल वर्ल्ड बोला जाता है। तो डिजिटल इनोवेशन ईयर ऑफ द अवार्ड मिला है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आज का, डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। तब से लेकर ये अब तक भारत के लिए रक्षा उपकरण बना रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हथियार बना रहा है भारत के लिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में उसने क्या बनाया, एक नया मिसाइल तैयार किया जिसका नाम है प्रलय। तो प्रलय किस प्रकार का मिसाइल है आपको ये बताना है। तो प्रलय किस प्रकार का मिसाइल है, ऑप्शन में है यहाँ पर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर या एंटी टैंक। सरफेस टू सरफेस का मतलब होता है सतह से सतह मार करेगी, सतह से वायु मार करेगी, वायु किससे वायु मार करेगी, या एंटी टैंक है यानी टैंक को मार गिराएगी। तो इसका सही आंसर होगा ए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। भारत देखिए डीआरडीओ के माध्यम से एक मिसाइल बनाता है जिसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कम दूरी का, 500 से 500 किलोमीटर से कम दूरी को कवर करने वाला जो मिसाइल होता है उसे शॉर्ट रेंज मिसाइल कहते हैं, ठीक। इसी तरह प्रलय भी है, देखिए प्रलय की जो मारक क्षमता है, ठीक है, इसका रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक है, ठीक है। और पृथ्वी हम बनाते हैं ठीक उसी की समकक्ष यानी उसी का कंटेम्प्ररी एक मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। तो अब जब हमारे पास ऑलरेडी पृथ्वी है तो प्रलय मचाने की क्या ज़रूरत है। देखिए प्रलय उसका एडवांस वर्जन है, जो पृथ्वी हम बनाते हैं वो तो ठीक है कन्वेंशनल है हमारा, अब थोड़ा सा अपडेट करके मॉडर्न तरीके से जो आजकल की रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करते हुए ये अवार्ड जो ये मिसाइल बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक मिनट, हाँ एक पीछे चला गया, हाँ आठवां क्वेश्चन आज का, भारत ने वर्ष 2020-21 में कितनी राशि की
एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। हाउ मच एफडीआई, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है बच्चा फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सॉरी, ठीक है। विदेशों से जो भारत में निवेश होता है उसको वो दो कैटेगरी होती है, एक एफआईआई होता है, एक एफडीआई होता है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि संस्थागत निवेश होता है, वो शेयर मार्केट में निवेश होता है। तो ये एफडीआई क्या होता है, ये भी शेयर मार्केट में निवेश होता है, लेकिन ये स्थायी निवेश होता है। एफआईआई क्या होता है, वो अस्थायी निवेश होता है, वो नॉन परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई बड़ा डील होता है शेयर मार्केट में और परमानेंट नेचर का होता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर परमानेंट नेचर का है तो वापस जल्दी जाएगा नहीं पैसा, उस पैसे का इस्तेमाल करके भारत अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो भारत इस वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है, मतलब समझ रहे हैं, अब तक का उसने सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त किया। तो कितना है वो, तो वो सही आंसर इसका सी 81.97 यूएस डॉलर, 81.97 यूएस डॉलर, ठीक है। इतना एफडीआई इसने प्राप्त किया है, तो अब तक का सबसे अधिक है, इसलिए पूछा जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, एफडीआई में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें मिली है। तो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है क्या, सिंगापुर। सिंगापुर हमें ये जो है इस समय क्या है, नंबर 1 पे है, ठीक। उसके बाद है मॉरिशस, मॉरिशस के बाद यूएसए के बाद नीदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रम बना हुआ है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भारत अपना सर्वाधिक अमाउंट एफडीआई से कहाँ प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, तो सिंगापुर से प्राप्त करता है। यूएस तीसरे नंबर पे है। नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23, 24। देखिए ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, बी होगा इसका आंसर। और ये भारत के महान गणितज्ञ रामानुज, ठीक है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, देखिए इनके बारे में पूरा डिटेल है। 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के इरोड जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनकी कॉलेज क्या हुई, क्या करते थे, पूरा का पूरा वर्णन है। इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा कि जो है किस, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस पर, ठीक है। गणित के क्षेत्र पर इनका योगदान सराहनीय रहा है, भारतीय थे। एक इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच, देखिए अभी किसानों को लेकर मुद्दा गर्म है, तो ये प्रश्न बन सकता है कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है। ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। हालांकि इनके साथ एक घटना ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर तो बन गए थे, 6 महीने तक के लिए थे, लेकिन इन्होंने संसद में एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो है एक भी भाषण नहीं दिया है। तो इनके साथ ये एक टैग लग गया है, एक रिकॉर्ड लग गया है। तो एग्जाम में बन सकता है प्रश्न कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो ये चौधरी चरण सिंह जी थे, और ये किसान नेता थे। इन्हीं के बेटे हैं, इनके बेटे अजीत सिंह थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ था, और उनके बेटे हैं जैन सिंह जिनका समाजवादी पार्टी के साथ अभी गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो कि किसानों का गढ़ है, वहाँ ये किसान नेता हुआ करते थे। इनके जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो 10 क्वेश्चन थे, हमने कवर कर लिए। तो 25 दिसंबर तक के जो है करंट अफेयर्स को कवर कर लिया गया। अब जो भी करंट अफेयर्स आएगा रेगुलर जो आएगा, उसमें डिटेल एनालिसिस होगा। अब जो अभी डिटेल एनालिसिस मैं नहीं दे रहा हूँ, अब डिटेल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।